ऑलराइट, अ वेरी नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट क्लास में जब हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बात किया था तो हमने देखा था कि रिसर्च के कुछ बेसिक्स, रिसर्च क्या होता है, रिसर्च को हम क्यों रिसर्च करते हैं, बिकॉज रिसर्च में हम कुछ नई चीजें की फाइंडिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया था इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हर रिसर्च में जब आप रिसर्च करते हो ये कुछ ऐसा नहीं होता कि जो आपने ऑब्जर्व किया और उसके बाद आपने रिसर्च करना चालू कर दिया। इट इज साइंटिफिक, रिगरस, जिसमें मेथोडोलॉजी, थियरी सब कुछ इन्वॉल्व होती है। और ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था, बट मैं चाहती हूं कि इसको एक वर्ड वे में, यानी कि जब हम बात करते हैं इसको एक स्टेटमेंट वाइज मैं आपके सामने रखूं कि अगर हम बात करते हैं कि रिसर्च एम्पिरिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, थियोरेटिकल होना चाहिए, मतलब क्या है इसका। तो आज हम उसी को देखेंगे और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च को आगे करने की, यानी कि जो अप्रोचेस हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसको हम देखेंगे। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एक अच्छे रिसर्च में कौन कौन से गुण होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि जब हम एक अच्छे रिसर्च की बात करते हैं तो वो जनरली क्या होता है, एम्पिरिकल इन नेचर होता है। इट मीन्स कि रिसर्च में आप देखोगे कि देयर शुड बी एम्पिरिक्स इन्वॉल्व। और ये छोटे छोटे वर्ड ही आप पे क्या करते हैं, यही सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। एम्पिरिकल, रिसर्च शुड बी एम्पिरिकल। एम्पिरिकल का मतलब समझिए हिंदी वाले बच्चे, मतलब कि रिसर्च क्या होता है, अनुभवजन्य होता है। यानी कि जो चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको आपने देख करके आपने उसको काउंट किया। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन है आपके सामने और आप देख रहे हो उसकी रीडिंग बढ़ रही है या घट रही है, और उसके आधार पे आपने क्या किया, एक फैक्ट्स निकाला, एक पैटर्न निकाला। तो जब हम एम्पिरिक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, यानी कि रिसर्च कैसा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन सिद्ध होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस के आधार पे होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं, और रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि रिसर्च शुड बी बेस्ड अपॉन रिसर्च शुड बी बेस्ड अपॉन एम्पिरिक्स, यानी कि ये हमेशा कैसा होना चाहिए, अनुभव पे आधारित होना चाहिए। और एम्पिरिक्स वर्ड जब भी आप सुनोगे तो इसके साथ आता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड होना चाहिए, यानी कि अवलोकन सिद्ध होना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जब हम देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि रिसर्च हमेशा कैसा होना चाहिए, एक अच्छा रिसर्च लॉजिकल होना चाहिए, यानी कि देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ग्राउंड जिसके आधार पे आप चीजों को रख रहे हो। तो अगर मान लीजिए कि कोई चीज आप रख रहे हो और जस्ट बिकॉज आपने उसके बारे में कुछ नहीं देखा, जस्ट आपके मन में आया, वो रिसर्च नहीं होता। देयर शुड बी लॉजिक, कि क्या लॉजिक है जिसके आधार पे, क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है जिसके आधार पे आप ये आर्ग्यूमेंट रख रहे हो। तो देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड एवरी रिसर्च, यानी कि लॉजिक यहाँ पे होनी चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, ऑलरेडी कुछ स्टडी होना चाहिए, कुछ थियरी होना चाहिए जिसके आधार पे कुछ आप नया क्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पे सिद्धांत होना चाहिए जिसके आधार पे आप कुछ नया बताने की कोशिश कर रहे हो। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जब आप देखोगे रिसर्च में, तो ये रिसर्च क्या होता है, साइक्लिकल इन नेचर होता है, यानी कि आप एक रिसर्च में गैप देख करके दूसरे रिसर्च को कैरी ऑन करते हो, दूसरी रिसर्च में गैप करके तीसरी रिसर्च, और ये रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है ये लगातार चलती रहती है। तो जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं, इट शुड बी साइक्लिकल इन नेचर। जैसे एक पहिया हमेशा घूमते रहता है, वैसे ही रिसर्च हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि रिसर्च में आप देखते हो कभी भी रिसर्च कंप्लीट नहीं मानी जाती। जो लोग ये दावा करते हैं कि उनकी रिसर्च की फाइंडिंग एग्जैक्ट कंक्रीट ये है, और इसी वजह से मैंने आपको थियरी ऑफ फाल्सिफिकेशन बताया था, जो ये कहता है कि कोई भी रिसर्च कभी परिपूर्ण नहीं होता, क्योंकि हम सच्चाई को पाते नहीं, हम सच्चाई तक पाने पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम परफेक्ट नहीं होते हैं, वी ट्राई टू रीच द परफेक्शन। परफेक्शन कोई नहीं है, और हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू को पढ़ के गैप फाइंड करते हैं, और उस गैप के आधार पे हम अपनी रिसर्च करते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि लिटरेचर रिव्यू का सबसे मेन पर्पस क्या है, वाई वी डू लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू करने का मेन रीजन ये है कि आप क्या करते हो, उसमें से गैप निकालते हो, और गैप निकालने के बाद आपको पता चलता है कि उस लिटरेचर में क्या रह गई है, क्या कमियां हैं, जिसको मैं अगले रिसर्च में पूरा करूंगा। तो हर रिसर्च क्या होता है, इसी वजह से साइक्लिकल इन नेचर होता है। आप पिछली गलतियों के आधार पे अपनी एक नई
सुधार देने की कोशिश करते हो। ये हर रिसर्च में आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जब आप रिसर्च की और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखोगे तो ये क्या होता है, एनालिटिकल बेस्ड पे होता है, यानी कि आप जो भी चीज निकालते हो, जो भी चीजें आप देखते हो उसको एनालिसिस करते हो, उसकी विश्लेषण करते हो, डेटा के आधार पे जो भी सैंपल आपको मिला, जो भी टेक्निक आपने यूज की, उसको आप देखते हो कि क्या जो फाइंडिंग मिली उसकी एनालिसिस होती है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब आप स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ोगे ना तो उसमें एक प्रोसेस होता है डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, और उस एनालिसिस के आधार पे ही आप क्या देते हो, अपने रिजल्ट को देते हो। तो जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो दैट शुड बी एनालिटिकल इन नेचर। आप जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया, जो भी सैंपल आपके सामने आया, उसको आपने विश्लेषण करके अपने कंक्लूजन तक पहुंचे। तो हमेशा जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष तब पहुंचा जाता है जो भी चीज आपने फाइंड की, जो भी डेटा कलेक्ट किया उसको आपने एनालिसिस की, विश्लेषण किया, और तब जाकर के आपकी रिजल्ट आई। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स की, यानी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, वो क्या होता है, रिसर्च क्रिटिकल इन नेचर होता है। लिटरेचर रिव्यू इज नॉट जस्ट लाइक आप समरी कर रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप हर टॉपिक को क्रिटिकली देख रहे हो, यानी कि आप आलोचनात्मक ढंग से उनको देख रहे हो। और जब आप आलोचनात्मक ढंग से देखते हो, आपको लगता है कि ये चीजें छूट गई है और मुझे इससे आगे प्रोसीड करना है। तो हर रिसर्च क्या होता है, देयर शुड बी क्रिटिकल इन नेचर, और क्रिटिकली होने से फायदा ये होता है कि आप गैप को आसानी से फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आपने एक रिसर्च देखा, आपने रिसर्च देखा एजुकेशन के बारे में, और आपने ये देखा कि ये सारी जो एजुकेशन प्रणाली है, सारी जो एजुकेशन पे रिसर्च है, वो सिर्फ हिंदू वुमेन या फिर जो वेस्टर्न वुमेन है उनके बारे में बात कर रही है, मुस्लिम वुमेन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, या फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की वुमेन है उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता चली, जब आपने इसको आलोचनात्मक ढंग से देखा। तो हर रिसर्च क्या होता है, देयर शुड बी क्रिटिकल इन नेचर, और क्रिटिकल होने से फायदा ये होता है आप गैप को ढूंढ पाते हो, और जब गैप ढूंढ पाते हो तो जब नेक्स्ट रिसर्च होता है उसमें आप कुछ नया लेके आते हो। इसी वजह से रिसर्च क्या होता है, आलोचनात्मक एक प्रक्रिया है, चलने वाली साइक्लिकल प्रक्रिया है। अब देखिए, अब जो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च में आपको एक मेथड देखने को मिलेगी, और ये क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। इनमें से कौन रिसर्च का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मैथोडोलॉजिकल ड्रिवन और थियोरेटिकल रिगर होना चाहिए उसमें। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपकी जो रिसर्च होनी चाहिए वो एक मेथड के आधार पे होना चाहिए, दैट इज मैथोडोलॉजिकल ड्रिवन और थियोरेटिकल, यानी कि थियरी होनी चाहिए, थियोरेटिकल रिगर होना चाहिए उसमें। रिगर का मतलब ये है कि आप शुरू से लेकर अंत तक उस थियरी के आधार पे ही आप उस स्टडी को करें, अध्ययन को करें। और मेथोडोलॉजी का मतलब कि आप किस मेथड के आधार पे, किस प्रक्रिया के आधार पे आप उस स्टडी को करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल क्या आप इथनोग्राफिक मेथड यूज कर रहे हो, या फिर डिस्क्रिप्टिव यूज कर रहे हो, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर रहे हो। तो एक मेथड होता है हर रिसर्च में, और उसके बाद एक थियरी। फॉर एग्जाम्पल मैं पोस्ट कॉलोनियल थियरी के आधार पे पूरी स्टडी करना चाहती हूँ, मैं स्ट्रक्चरल मेथड के आधार पे पूरा स्टडी करना चाहता हूँ, मैं एनालिटिकल कंस्ट्रक्टिविज्म के आधार पे मैं ये स्टडी करने वाला। तो मतलब हर रिसर्च एक थियरी के आधार पे पूरी शुरू से लेकर अंत तक आप उसी थियरी के आधार पे स्टडी करते हो। तो ये होता है मेथोडोलॉजिकल ड्रिवन, और थियोरेटिकल रिगर होना चाहिए। रिगर मतलब उसमें तत्परता दिखनी चाहिए कि आप शुरू से अंत तक उसी थियरी को लेकर के पूरी स्टडी को एनालाइज कर रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि क्या करता है, एक रिसर्च और एक आर्टिकल को अलग अलग बांटता है। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ोगे वो है आपकी रेप्लिकेबिलिटी। बट रिमेंबर इट, जो रेप्लिकेबिलिटी होती है, यानी कि जब हम बात करते हैं रेप्लिकेबिलिटी यानी पुनर्धारणता, ये सिर्फ आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च में देखने को मिलती है, जो एक आइडियल काइंड ऑफ रिसर्च होता है उसमें देखने को मिलती है। जब हम ये सामाजिक रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक सोशल साइंस की रिसर्च या फिर क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो वहां पे हर रिसर्च एक अलग बात करते हैं। तो जब हम रेप्लिकेबिलिटी की बात करते हैं वो जनरली साइंटिफिक रिसर्च में हम स्टडी करते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर कोई रिसर्च साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक प्रणाली पे
आधारित हो तो वो कैसा होगा, रेप्लिकेबल होगा, यानी कि उसकी रिजल्ट अगर एक आए तो दूसरे में भी आप इसको अध्ययन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसका उदाहरण आपको समझाती हूँ। न्यूटन की 3 थियरी आपको सबको पता है। अब इस थियरी इतना साइंटिफिक है, इतना कंक्रीट है कि जब आप दूसरी स्टडी करोगे तो दूसरे रिसर्चर क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थियरी दिस से दिस। इट मीन्स कि आपने क्या किया, आपने एक नया रिसर्च नहीं किया, जो न्यूटन ने कहा उसको अपने स्टडी में रख करके आगे बढ़ गए। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, उसकी थियरी को आप अपने थियरी अपने स्टडी में यूज कर रहे हो। इसी को कहते हैं रेप्लिकेबिलिटी, यानी कि आप रीयूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने डेटा निकाला और आपने अब डेटा निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आप वही डेटा को यहाँ पे क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो। तो उसी को हम कहते हैं रेप्लिकेबिलिटी। बट ये चीज है आप सोशल साइंस में नहीं देख सकते। सोशल साइंस में ये फीचर नहीं होता क्योंकि हर स्टडी अलग होती है, और इसी वजह से रेप्लिकेबिलिटी की भी कुछ खास लिमिटेशन है। ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च में ही क्या होती है, लागू होती है। नॉन साइंटिफिक रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी नहीं की जा सकती है। और हम क्या बढ़ रहे हैं इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये कह रहा है कि हर रिसर्च क्या करता है, ट्रूथ की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। और जो रिसर्च ये क्लेम करता है कि मेरी रिसर्च पूर्ण तरीके से सत्य है, परम सत्य है, वो क्या है, इट्स अ थियरी ऑफ फाल्सिफिकेशन। वो एक गलत दावा पेश कर रहे हैं। हम ट्रूथ को पाने की कोशिश करते हैं, ट्रूथ हमें मिल जाए ये जरूरी नहीं है। तो उसी को हम कहते हैं क्वेस्ट टुवर्ड ट्रूथ, यानी कि हम ट्रूथ की खोज में, सत्य की खोज में हम निकलते हैं, बट परम सत्य क्या है हमने नहीं देखा। और इसी की वजह से हम साइक्लिकल रिसर्च करते रहते हैं। तो हर रिसर्च क्या होता है, हर रिसर्च आप देखोगे कि इट्स अ अटेम्प्ट टू फाइंड द ट्रूथ, यानी कि सत्य की तलाश में हम एक से रिसर्च से दूसरा रिसर्च, दूसरा से तीसरा रिसर्च, ये कंटिन्यूअस चलते रहता है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि हर रिसर्च क्या होता है, कोशिश की जाती है नॉलेज को बढ़ाने में। यानी कि हर रिसर्च की कोशिश ये होती है, आइदर इट विल बी साइंटिफिक, डिस्क्रिप्टिव, आपकी एक नॉलेज की प्रोडक्शन में काम करती है। तो हर रिसर्च क्या होता है, नॉलेज के इंक्रीजमेंट में मदद करती है। तो नॉलेज इन्हांसमेंट हर रिसर्च का क्या है, परम गोल है। ठीक है, नॉलेज इन्हांसमेंट। मुझे पता है आपको ये सब चीजें लग रही है कि ये इतना सारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बट यही चीजें मिलके एक रिसर्च को रिसर्च बनाती है जो कि आपके कॉमन डेली लाइफ अंडरस्टैंडिंग से अलग है। और अभी आप पीएचडी में जाने वाले हो, जब आपकी रिसर्च में ये सारे गुण आ जाएंगे तब समझना कि आप रिसर्च स्कॉलर बन गए। फिर उसके बाद जो आप नेक्स्ट चीज देखोगे, हर रिसर्च क्या होती है, सिस्टमैटिक होती है, एक सिस्टम में होती है। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, आज आपने फॉर एग्जांपल पहले आपने क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन चालू कर दिया, फिर उसके बाद लास्ट। हर रिसर्च की एक सीरीज, एक फॉर्मेट रहती है, और उस चरण को आप करते हो, जो भी चीज आप करते हो उसको बाकायदा रिपोर्ट करते हो। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसको बाकायदा आप इनलिस्ट करते हो कि मैंने अपने रिसर्च में इन सैंपल का यूज किया, इस क्वेश्चन आयर का यूज किया, इन लोगों से इंटरव्यू लिया। तो हर चीज को आप एनेक्सर में आप इंक्लूड करते हो, लास्ट में सम्मिलित करते हो। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि हर रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक होता है। देयर शुड बी अ स्टेप वाइज प्रोसेस, जिसको हमें कदम कदम पे फॉलो करना रहता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है। सो जब हम बात करते हैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये कैसा होता है, दैट शुड बी सिस्टमैटिक, चरणबद्ध तरीका होता है। और उस चरणबद्ध तरीका की तरह हम फॉलो करते हुए अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, वो क्या कह रहा है कि रिसर्च क्या होता है, हम नोन से अननोन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द कॉमन थिंग, आप हर चीज में ये पढ़ोगे कि जो चीज आपको ऑलरेडी पता है और उसके आधार पे किसी अननोन चीज की तरफ आप बढ़ते हो जो लोगों को ऑलरेडी पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई वैक्सीन की खोज की, पहले आपने लिटरेचर रिव्यू, यानी कि आपको ऑलरेडी पता है इतनी सारी खोज हो चुकी हैं, और उसके बाद आपने नई चीजें, कोरोना वायरस की नई वैक्सीन ली। इट मीन्स कि जो चीजें आपको नहीं पता थी उसकी आप क्या कर रहे हो, फाइंडिंग कर रहे हो। तो नोन से अननोन की तरफ बढ़ना, ये भी क्या है, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। सिस्टमेटिक, साइंटिफिक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंट्रोल सिचुएशन में होता है, बट ये सब चीजें सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च पे लागू होती है।
सोशल साइंस रिसर्च में आप चीजों को कंट्रोल नहीं करते, नेचुरल कंडीशन में आप जाकर के आप उन चीजों को ऑब्जर्व करते हो। कंट्रोल कहाँ पे होता है? जब आप लैब में रहते हो। और फिर उसके बाद क्रिटिकली आप देखते हो और एक वेरिएबल और दो वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इनके बीच में रिलेशन आप स्टैब्लिश करते हो। ये सारी चीजें मिलकर ही क्या बनाती हैं? ये सारी चीजें मिलकर ही आप देखो एक रिसर्च बनाती हैं। एक परफेक्ट रिसर्च कैसा होता है? ये सारे गुण इसमें समाहित होते हैं। ठीक है, ठीक है। जस्ट टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट दिस कि एक अच्छे रिसर्च में कौन कौन से गुण होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो कैसा हो? सिस्टमैटिक हो, चरणबद्ध तरीके से किया गया हो। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आप देखोगे वो इंपेरिक्स पे आधार हो, यानी कि वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे लागू हो। यानी कि जब भी आप रीडिंग करो उसमें आपको दिखना चाहिए कि ये नहीं कि आपको दिख नहीं रहा है फिर भी आप क्या कर रहे हो? मेंशन कर रहे हो। तो वो अवलोकनपूर्ण होना चाहिए। देयर शुड बी सम लॉजिक। रिसर्च इज बेस्ड अपॉन गैप, और जब गैप के आधार पे आप न्यू स्टडी करते हो तो ये क्या कहते हैं? ये साइक्लिकल हो जाता है, इट इज साइक्लिकल इन नेचर। फिर उसके बाद ये क्रिटिकल होता है, मेथोडोलॉजी और थियरी के आधार पे होता है। रेप्लिकेबिलिटी आपको सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च में, कंट्रोल सिचुएशन ये सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च में देखने को मिलती है। सोशल साइंस के रिसर्च में रेप्लिकेबिलिटी नहीं देखी जाती है, क्योंकि वहां पे हर स्टडी क्या होती है? अलग होती है। हर चीज को आप नेचुरल इन्वायरमेंट में स्टडी करते हो, कंट्रोल्ड वहां पे आप नहीं कर सकते जब हम सोशल साइंस रिसर्च की बात करते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि हर रिसर्च क्या होता है? नॉलेज की इन्हांसमेंट पे फोकस करता है, और हर रिसर्च ट्रूथ की तरफ खोज में अग्रसर रहता है। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि आपको जानना है। एग्जाम में अगर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आप ये मत पूछना कि मैम इंपेरिक्स का मतलब क्या होता है, साइक्लिकल कैसे हो गया, मेथोडोलॉजिकल रिगर क्या है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको जानना है। चलिए अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको और जानना है वो क्या जानना है? टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़िए, जब भी कोई टॉपिक पढ़िए पेपर 1 का, जस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड बुक को पढ़िए। और इसी वजह से मैंने ये टेबल केवीएस मदान की बुक से आपके सामने रखा कि जब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे तो इसमें ये टाइप्स दे रखे हैं कि ऑब्जेक्टिव के आधार पे आपके निम्न टाइप है। यानी कि ऑब्जेक्टिव के आधार पे रिसर्च को इन भागों में बांटा गया: डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल, फंडामेंटल, अप्लाइड, इंडक्टिव, डिडक्टिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअल, क्रिटिकल। इतने सारे आपको टाइप्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। देखिए, मैं स्टार्ट कहां से करने वाली हूं? 6 टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के 6 तरीके। और यही क्या है? ये बार बार आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगी कहां से? मैं स्टार्ट करने वाली हूं इंडक्टिव ऑफ रिसर्च और डिडक्टिव रिसर्च। और फिर उसके बाद इसी से मिलता जुलता, क्योंकि आप इन बेसिक्स को समझ गए तो आपको बाकी टाइप्स ऑफ रिसर्च समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। और हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। और देखिए, पूरी जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे संबंधित है। तो ये 6 टाइप ऑफ रिसर्च आपके रिसर्च के टाइप्स के पूरी फाउंडेशन बनाएगी, पूरा आधार बनाएगी। तो इस 6 तरह के रिसर्च को आपको जानना बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। ठीक है, और ये रिसर्च को आज हम कवर करने वाले हैं। ना केवल कवर करेंगे बट इन 6 के बीच में कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये 6 एक दूसरे से संबंधित है। और जब हम कहते हैं कि डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिविज्म। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च।
कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जनरली जब हम इन सब चीजों के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं तो हम हर चीजों को रट्टा मार लेते हैं कि ये इसलिए कहते हैं, बट इनके पीछे लॉजिक ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे हैं और साइंटिफिक रिसर्च में मैं आपको रट्टा मारने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि हर टाइप्स के, अगर मैं ये कह रही हूं तो इसके पीछे मैं क्यों कह रही हूँ, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दिस, और उसी लॉजिक को समझने के पीछे हम इन सब के बीच में कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि इन 6 रिसर्च के बीच में क्या कनेक्शन है। सो लेट्स बिगिन दिस। हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके अप्रोचेस में, बट मैं चाहती हूं ना कि मैं थोड़ी सी आपको कहानी समझाऊं। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि रिसर्च में ये अप्रोचेस खुद ब खुद डेवलप हो गई, देयर इज सम स्टोरी बिहाइंड दिस, जिसके वजह से ये सारे अप्रोचेस आपके सामने आए। और अप्रोचेस इस तरीके से आए कि आपने देखा, जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी फर्स्ट। देखिए शुरुआत ये हुई कि देयर इज वर्ड दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी नाम का एक चीज था, यानी कि पहले हर चीज का जो जन्म होता है वो फिलॉसफी से होता है, यानी कि दर्शन शास्त्र से होता है, और उसके पीछे ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, और मेथडोलॉजी तो आपको पता ही है कि अलग अलग मेथड आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, जब हम ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं, तो ये बेसिक मतलब क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से कहानी स्टार्ट हुई कि शुरुआत में जब हम किसी चीज को देखते थे, ठीक है, तो हम ये देखते थे कि हम इसके बारे में, जो भी चीज हमारे सामने है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो व्हाट वी नो व्हाट इज अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज है उसके बारे में हमारी जो ज्ञान है वो क्या है। तो हम ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि जो भी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं आग, पानी, या फिर जो भी नॉलेज हमारे पास, जो ज्ञान है वो क्या है, कहाँ, इन सब चीजों के जब हम अध्ययन करते हैं, यानी कि जो भी सत्य हमारे आसपास हो रही है, हम देखिए हो सकता है ये आपको चीज फिलॉसफी लगे क्योंकि इसकी जन्म ही फिलॉसफी से हुई है, और तब जाके हम रिसर्च की स्टडी कर रहे हैं। तो हर चीज का अध्ययन अपने आसपास, या फिर जो भी चीज ज्ञान आपके आसपास है उसकी अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं, ऑन्टोलॉजी कहते हैं। और जब हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो चीज हम जानते हैं उसको हमने कैसे अध्ययन किया। फॉर एग्जाम्पल मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज, हाउ डू यू नो। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि एक हम, आई एम ए गर्ल, मैं लड़की हूं, और जो आप लोग इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो लड़के होंगे, लड़की होंगे, उनको कैसे पता चला कि व्हाट्स देयर जेंडर। तो आपकी जो नॉलेज है जेंडर, कॉन्सेप्ट जो है जेंडर का, वो किसने दिया, सोसाइटी ने दिया, कि बॉयज शुड नॉट गो इनटू द किचन, गर्ल शुड बी टॉक लाइक दिस, गर्ल शुड सिट लाइक दिस। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके बारे में हमारी अध्ययन कहाँ से जन्म हुई, समाज से। और जब हम इसकी स्टडी करते हैं, जो नॉलेज हमें पता है इसकी स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। कि जो ज्ञान मुझे है, उस ज्ञान के बारे में जो ज्ञान हम रखते हैं उसी को हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये देखा कि अमेरिका सबसे बड़ा, सबसे विकसित देश है और सब कुछ वहां पे अच्छा अच्छा है, तो ये ज्ञान मुझे कहाँ से मिला, मीडिया से मिला। तो और ये सब मैंने जब अध्ययन किया कि मेरी जो ज्ञान है वो मीडिया से मेरे दिमाग में भरी गई है, उसी को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। यानी कि आप क्या करते हो, ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हो, स्टडी ऑफ नोइंग, जो आपको पता है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, एपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। और उसी को, यानी कि जो आप नॉलेज गेन करते हो उसको आप कैसे गेन किए हो, उसी को हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। व्हाट डू यू नो, ठीक है, आप जो जानते हो वो कैसे कैसे आपके पास आया, उसी को हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अब देखिए ये जो कहानी है जो मैंने बताया, ये सब कहां से रिलेटेड है, ये सब रिलेटेड है दर्शन शास्त्र से। ठीक है, ये सब रिलेटेड है आपके फिलॉसफी से। ठीक है, और ये फिलॉसफी से आपको देखने को मिलेंगे, एक तो चीज आपने क्या देखा, जो भी रियलिटी है, जो भी सत्य है, जो भी आपके आसपास दिख रहा है उसके बारे में अध्ययन।
नॉलेज ऑफ रियलिटी, यानी कि जो चीज आपको दिख रही है उसके बारे में अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, ऑन्टोलॉजी। और एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज ऑफ व्हाट यू नो, यानी कि जो आपको पता है उसके बारे में अध्ययन करना, उसी को हम क्या कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। यानी कि जो आपने नॉलेज रखा है वो कहां से आया, किसने दिया, ये किसकी अवधारणा है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसी को कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अब ये जो एपिस्टेमोलॉजी है ये दो तरह की होती है। एक तो होता है कि आप कुछ जो नॉलेज जानते हो, या तो वो साइंटिफिक नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि भाई सूर्य जो है ना, जो चीज अवलोकन पे आधारित है या फिर जो चीज साइंटिफिकली प्रूफन है, ठीक है, तो जो चीज साइंटिफिकली प्रूफन है, मैंने देखा कि H2O इसका फॉर्मूला होता है H2 + O2, ठीक है, इस तरीके से मैंने माना कि जल बना हुआ है। तो ये क्या है, कुछ चीजें हमें साइंटिफिक रूप में या कुछ चीजें हमें साइंस के आधार पे हमें नॉलेज मिलती है, कुछ चीजें हमें पोस्ट पॉजिटिविज्म के रूप में मिलती है। यानी कि आप देखोगे ज्यादातर वैल्यू इन सब पे आधारित होती है, हमारी कल्चर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हम कास्ट सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है, या फिर जो भी चीजें हम जानते हैं वो सब चीजें आपके वैल्यूज, आपके कल्चर, इन सब से मिलती है, उसको कहते हैं हम पोस्ट पॉजिटिविज्म। और इस तरीके से आप जब अप्रोचेस पढ़ोगे, आपके सिलेबस में दो चीजें दी हुई हैं, जब हम अप्रोचेस की बात करेंगे, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। जब आप ऑन्टोलॉजी की बात करोगे, यानी कि जो भी आप ज्ञान लेते हो वो दो तरीके का होता है। या तो वो आपका ऑब्जेक्टिव ज्ञान होगा, यानी कि सबकी चीजें एक जैसी होंगी, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और दूसरा जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव, यानी कि सबकी नॉलेज अलग अलग होगी। अब ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये बार बार आपको ये टर्म आएंगे और इसके बारे में बिल्कुल आप क्लियर हो जाइए कि ये होता क्या है। तो लेट्स गो टू वन थिंग। हाँ, ये फिगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से फिगर है कि एक हाथी है, और आपने वो वाली कहानी तो सुनी होगी कि 5 अंधे जाते हैं और वो हाथी को देखते हैं और अपने हिसाब से वो क्या करते हैं, हाथी के बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट देते हैं। किसी ने ये कहा हाथी के फैन कान को टच करके कि हाथी कैसा है भाई, पंखे की तरह है। दूसरे ने कहा हाथी दीवार की तरह है। तीसरे ने उसकी पूंछ को टच करके कहा कि हाथी एक रस्सी की तरह होता है। और चौथे ने कहा, क्या कहा, हाथी एक दीवार की तरह होता है। और एक उसने के सूंड को टच करके कहता है कि हाथी सांप की तरह होता है। रिसर्च भी कुछ ऐसा ही होता है। हमने ये कहा कि हाथी की, यानी कि जो रिसर्च की जो ट्रुथ है वो हमें नहीं पता, हम ट्रुथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हर रिसर्चर ये 5 अंधों की तरह है, ठीक है। चाहे आप साइंटिफिक रिसर्च की ही बात कर ले, कुछ हद तक हम क्या करते हैं, सही की तरफ जाते हैं। बट जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज की बात करते हैं, तो हर लोग अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अपने हिसाब से देते हैं। यानी कि हर लोग क्या करते हैं, हाथी की समझ अपने हिसाब से देते हैं। उसी तरीके से रिसर्च में अगर मैं बात करूं कि न्याय क्या है, किसी ने कहा न्याय का मतलब यह है कि जो लोग जो चाहते हैं उसको देना। दूसरों ने कहा कि न्याय का मतलब यह होता है कि आपकी सभी जरूरतें पूरी हो जाए। दूसरे ने कहा न्याय का मतलब यह है कि आप जो गरीब है उनको उनका अधिकार मिले, वो न्याय है। तो इस तरीके से हमने देखा कि न्याय का कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं है, कोई परम सत्य डेफिनेशन नहीं है। हर लोगों ने अपने हिसाब से न्याय को डिफाइन किया, उसी को हमने कहा सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। यानी कि हर लोग अपने हिसाब से न्याय को डिफाइन करते हैं। अब दूसरी अंडरस्टैंडिंग मैंने पूछा कि बताइए गरीब, गरीब क्या होता है, एक गरीब लोग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको लाया गया। स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, बीपीएल और एपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। और उसमें एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया रख दिया गया कि अगर कोई, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दे रही हूं कि अगर कोई पर्सन 1000 से कम तक कमाए दिन में, वो क्या है, वो है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आपने क्या कर दिया, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन क्राइटेरिया सेट कर दिया और उसके आधार पे आपने गरीबी का अंडरस्टैंडिंग निकाला। लीगल, यानी कि जब लॉ में हम बात करते हैं उसको कोशिश किया जाता है ज्यादा से ज्यादा उसको
एक ऑब्जेक्टिव वे में डिफाइन किया जाए। नहीं तो हर कोई अगर सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के आधार पे लॉ को डिफाइन करेगा तो एक अलग अराजकता क्रिएट हो जाए। इसी वजह से आप देखो टेररिज्म का कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है और टेररिज्म के कानून लाने अभी भी कोई एक पूर्ण कानून नहीं है, क्योंकि क्या है, ये एक सब्जेक्टिव आइडिया है। आतंकवाद किसी के लिए हो सकता है देशभक्त है, किसी के लिए हो सकता है कि वो क्या है, आतंकवाद है। इसी वजह से क्यों, क्योंकि हमने उसको क्या किया, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग रखा, यानी कि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग टेररिज्म को लेकर के अलग है। बट जब हम कानून की बात करें, कानून में हम पूछते हैं कि एक एग्जाम्पल की मर्डरर को क्या सजा मिलनी चाहिए, मर्डरर कौन होता है। तो इस तरीके से कानून में हर चीजों को एग्जैक्टली डिफाइन किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, इट्स अ ऑब्जेक्टिव थिंग। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आइडिया है। तो इस तरीके से जब हम ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं तो ज्ञान को हमने दो तरीके से अर्जित करने की कोशिश की। कुछ ऐसे ज्ञान जो कि क्या हो, एक तो होता है वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपने उसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया, और दूसरा क्या होता है व्यक्ति परक, यानी कि हर व्यक्ति अपने आधार पे उसको अंडरस्टैंड करता है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है ऑन्टोलॉजी की और एपिस्टेमोलॉजी की, और यहीं से निकल के आया आपकी सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ये पोस्ट पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं ना, सबसे सिंपल वर्ड में आप समझिए पॉजिटिविज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। सबसे आसान और सरल भाषा में आप समझिए इसको, क्योंकि मैं इसको बहुत साइंटिफिक वे में भी समझा सकती हूँ, बट आप उस चीजों को ना जब तक से अपने लैंग्वेज में उसको तोड़ोगे नहीं, तब तक वो लॉन्ग टर्म तक याद नहीं होगी। देखिए, बात ये हुई कि एक थिंकर थे जिनका नाम था ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब की अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही है, साइंटिफिक वे में हो रही है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वो तो साइंटिफिक है, हम क्या करते हैं सोशल साइंस में, उन्होंने साइंटिफिक ना कहने के जगह पे उन्होंने उसको कहा पॉजिटिविज्म। ठीक है, उन्होंने उसको साइंटिफिक ना कह के पॉजिटिविज्म कहा। तो जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो ये कुछ नहीं है, ये है साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि जो नॉलेज आप साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू, यानी फिर आप एक्सपेरिमेंट इन सब के थ्रू लेते हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। ठीक है, और इसके जनक कौन थे, ऑगस्ट कॉम्टे। और ये बार बार आपसे पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविस्ट अप्रोच, तो ये है आपके ऑगस्ट कॉम्टे। अब देखिए, हर चीज को आप साइंटिफिक वे में स्टडी नहीं कर सकते, हर चीज को आप न्यूमेरिकल वे में स्टडी नहीं कर सकते। नंबर में साइंटिफिक चीजें कैसी होती हैं, गणना की जाती है, जिनको स्टैटिक्स, गुणा, भाग, जोड़, घटाव। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना पढ़ते हो, ठीक है, कोई कहेगा 4 घंटा, कोई कहेगा 5 घंटा, 6 घंटा, एग्जाम के टाइम पे कोई कहेगा 12 घंटा। तो आप हर चीजों को नंबर से नहीं आंक सकते। ठीक है, अब हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग हूँ बट मैं कम पढ़ता हूँ, 1 घंटा पढ़ता हूँ बट मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, हार्ड वर्किंग, या फिर कुछ कहते हैं कि मैं स्लो लर्नर हूँ बट मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, इसी वजह से मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। तो इस तरीके से स्लो लर्नर, हार्ड वर्किंग, ये कुछ क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को आप नंबर में नहीं डिनोट कर सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए, बकायदा एक वर्ड्स चाहिए। तो हर चीजों को नंबर में डिफाइन करना जरूरी नहीं है, और यहाँ पे कमी आई पॉजिटिविज्म की कि हर बार फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स, यानी तथ्य, हर बार तथ्य के आधार पे आप हर चीजों की एग्जैक्ट नॉलेज नहीं जान सकते। नॉलेज को जानने के लिए आपको एक अलग क्राइटेरिया चाहिए, और इस अलग क्राइटेरिया को हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। मैंने आपको आई थिंक PYQ के सीरीज में बताया था कि ये जो पूरा जो ज्ञान है वो आपको दो तरीके का दिखेगा। एक तो होता है पॉजिटिविज्म ज्ञान, यानी कि साइंटिफिक ज्ञान, जिसको हमने क्या कहा, साइंटिफिक। ठीक है, जो कि फैक्ट्स पे आधारित होता है। दूसरा जो ज्ञान होता है उसको हमने कहा इंटरप्रेटिविस्ट। इंटरप्रेटिविस्ट यानी कि हर लोगों ने अपने आधार पे उसका विश्लेषण किया। ठीक है, इंटरप्रेटिविज्म या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म,
ठीक है, ये सब एक ही है। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म ये सब दो इकाई है, एक क्या करता है फैक्ट्स पर जोर देता है और दूसरा वैल्यू पर जोर देता है, और इन दोनों के बीच में आता है हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म ये दोनों के बीच में जोड़ का काम करता है, यानी कि रचना। ठीक है, किसी चीज की रचना, तो कंस्ट्रक्टिविज्म इन दोनों पे जोड़ देता है। तो ये है आपके कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म कहाँ पे लाई करता है, क्या इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी कहाँ से हुई। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म को डेप्थ में देखेंगे कि ये अप्रोचेस होती क्या है, कहां से निकल के आई, इसका मीनिंग क्या होता है, और इन सब के बीच में अंतर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन जस्ट कीप स्टडिंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी।